वेलकम बैक टू इंग्लिश विद सर अजीम। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे अपने सेंटेंस के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को 1 to 75 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज। अभी 76 to 125 ये हमारे पास वो एमसीक्यूज हैं, बिलीव मी, जहाँ पर लैंग्वेज जो है, ग्रामर जो है वो अचानक से क्या बन जाती है, एडवेंचरस बन जाती है, रोमांटिक बन जाती है, फैंसी बन जाती है। मतलब आप मज़े मज़े की टर्म्स पढ़ते हैं, आपको सीखने के लिए मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं, और एक जो ग्रामर है वो टेक्निकल हो जाती है। यहाँ पर आकर ग्रामर वाकई एक आर्ट बन जाती है। ठीक है, आपको ग्रामर के बारे में बात करना, चीज़ों के बारे में बात करना, फिर चीज़ों को समझना, और दिस इज़ द पार्ट के जो जहाँ पर हम टीचर्स को भी मज़ा आता है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी भी ताकत लग रही होती है, हमारा भी दिमाग यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होता है, हमारा भी एड़ी चोटी का जोर लग रहा होता है कि हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बच्चों को तक पहुंचा दें। ठीक है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको 75 to 125 के क्वेश्चंस तक का। ये वो एमसीक्यूज हैं जहां पर हम काइंड्स ऑफ फ्रेजेस की बात करते हैं और काइंड्स ऑफ क्लॉजेस की बात करते हैं। देखें, हम थोड़ा सा पहले इंट्रो करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे। मज़े की चीज़ें होने वाली हैं। पेपर में एक आधा क्वेश्चन आपको पता लाजमी इनमें से आता है आपके पास एमडी कैट में, तो आपको ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले जिस चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जिस चीज़ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ना, वो आपने याद रखना बेटे, किसका होना चाहिए, फ्रेज और क्लॉज का। वैसे तो इससे पहले हमने बात की काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, आप लेक्चर्स में भी पढ़ कर आए होंगे, बुक में भी बड़ा डिटेल से इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है, फ्रेज और क्लॉज को डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। क्लॉज जहां पर भी होगा आपने याद रखना है, ये सब्जेक्ट और वर्ब होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, दीज आर जस्ट वर्ड्स। आप किसी भी क्लॉज को क्या बना सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं सेपरेट से, लेकिन आप फ्रेज से सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, क्लॉज जो होता है वो एक मुकम्मल मैसेज होता है, एक मुकम्मल थॉट होती है, लेकिन जो आपके पास फ्रेज है इसमें चूंकि सब्जेक्ट वर्ब यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता, आप इसको सेंटेंस नहीं बना सकते। इसका क्या मतलब है कि ये एक कंप्लीट मैसेज नहीं होता, एक कंप्लीट थॉट नहीं होती। तो आपने याद रखना है, जब भी हम बात कर रहे होंगे ना फ्रेज की, तो आपने फौरन समझ आना यार ये 2 3 4 5 वर्ड्स होंगे जिनमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, जिसको हम सेंटेंस नहीं बना सकते। और हम जब भी बात करेंगे क्लॉज की, तो क्लॉज से आपने फौरन समझ आना है कि सब्जेक्ट वर्ब होगा और हम इसका क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम क्लॉज की बात करते हैं ना, तो क्लॉज हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक हमारे पास बेटे क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज। हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ कर आए हैं, हमने कहा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जिसके साथ ना तो कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ना ही इनके साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये इंडिपेंडेंट स्टैंड करती है और इसको कोई भी कंजंक्शन या रिलेटिव वर्ड की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत होती है अपने मीनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज है कि इनकम्प्लीट, यानी कि इसको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात को मुकम्मल करने के लिए, सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए। और डिपेंडेंट क्लॉज हमें पता कैसे चलता है, हमें डिपेंडेंट क्लॉज का पता चलता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, और हमें डिपेंडेंट क्लॉज का बेटे पता चलता है किसके साथ, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, तो हमारी क्लॉज कौन सी होती है, डिपेंडेंट। और हमने 3 चीजें आपसे कहा था मैंने आपको याद रखने के लिए, सेमीकोलन हो, सेमीकोलन के अलावा फैन बॉयज कंजंक्शन हो आपके पास, जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं, जिनका हम निमोनिक्स बना लेते हैं फैन बॉयज का। और नंबर 3 कंजंक्टिव एडवर्ब्स। और कंजंक्टिव एडवर्ब्स आपके पास कौन से थे, कंजंक्टिव एडवर्ब्स आपके पास थे जिनको हमने कहा कि हमारे पास देयरफॉर है, नेवरदलेस है, मोर ओवर है, ये सारे वर्ड्स क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। इन तीनों की सूरत में हमारी क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट, और इन दो की सूरत में हमारी क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, उसमें फर्दर 3 क्लॉजेज होती हैं हमारे पास। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर कोई काइंड नहीं होती, डिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर 3 काइंड्स होती हैं हमारे पास, नाउन क्लॉज,
एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। लेकिन देखिए बड़ा आसान है ये, मतलब चीज़ें फैंसी हो जाती हैं, टर्म्स फैंसी हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम लग्जूरियस रॉयल वर्ड्स, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बेसिक्स वही हैं जिस पे हम बात करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम नाउन क्लॉज की बात करते हैं तो ये एक ऐसी क्लॉज है जो सेंटेंस में नाउन के तौर पर फंक्शन करती है। हम सेंटेंस के क्लॉज के फ्रेज के लेक्चर में पहले पढ़ कर आए हैं, ये बातें मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे अभी हमारे पास जो पहला लेक्चर देख रहे होंगे ये, या वो बच्चे खास तौर पर जो पीछे डिटेल्ड लेक्चर नहीं पढ़ कर आए हैं फ्रेज और क्लॉज का और सेंटेंस का, तो पढ़ना चाहिए आपको, बड़ी मजे की चीज़ है इसमें। उसके बाद देखिएगा वो क्लॉज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर काम करे। अब एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है कि वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, तो ऐसी कोई भी क्लॉज जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। और क्लॉज की डेफिनेशन वही रहेगी, याद रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कोई भी क्लॉज जो सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर फंक्शन करती है, जो हमें एक्शन के बारे में बताती है कि काम कब कहाँ कैसे क्यों हुआ, एक्शन कब कहाँ कैसे क्यों प्लेस हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। तो क्लॉजेज हमारे पास होती हैं बेटे दो तरह की, एक हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज को हम फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तीन काइंड्स होती हैं, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज और क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। तो बेसिकली है ये क्लॉज ही, लेकिन सेंटेंस में फंक्शन किसके तौर पर करेगा, नाउन के तौर पर। सेंटेंस में फंक्शन किसके तौर पर करेगा, एडजेक्टिव के तौर पर। सेंटेंस में फंक्शन किसके तौर पर करेगा, एडवर्ब के तौर पर। तो हम सेंटेंस में फंक्शन के एतबार से उसको देखेंगे कि वो क्या है। उसके बाद आप दूसरी चीज पर आ जाए, फ्रेज के ऊपर। देखिए फ्रेज में हमारे पास 9 तरह की फ्रेजेस होती हैं। बेसिक फ्रेज हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। अब देखिए ना, हमने क्या कहा कि वो क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन का फंक्शन प्ले करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि नाउन का फंक्शन प्ले करने का मतलब क्या है कि वो सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हुआ होगा, क्लॉज, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर। लेकिन अगर कोई फ्रेज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुई है तो देन हम उसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज, क्योंकि वो ऐसी फ्रेज है जो किसका फंक्शन या रोल प्ले कर रही है, नाउन का। तो अगर क्लॉज नाउन का रोल प्ले कर रही है, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे नाउन क्लॉज। और अगर फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन प्ले कर रही है और सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रही है, नाउन का रोल प्ले कर रही है, तो देन हम उसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। इसी तरह वर्ब फ्रेज में हमारे पास क्या होता है, वर्ब फ्रेज में हमारे पास मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे हमने कहा एडजेक्टिव क्लॉज और हमने कहा एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए दोनों के फंक्शन का डिफरेंस नहीं है, दोनों की जॉनर का डिफरेंस है, फंक्शन दोनों का सेम है। अगर क्लॉज कर रही है मॉडिफाई तो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज, और अगर फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन को तो क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। उसके बाद उसी तरह एडवर्ब फ्रेज है जो हमें एक्शन के बारे में बताएगा कि एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज। फिर हमारे पास है प्रेपोजिशनल फ्रेज जो हमें नाउन की पोजीशन के बारे में बताता है और एक नाउन को कनेक्ट करता है किसके साथ, दूसरे नाउन के साथ। फिर हमारे पास 4 बड़ी मजे की काइंड्स आती हैं हमारे फ्रेजेस की। उसमें नंबर 1 हमारे पास है इन्फिनेटिव फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज, जेरेंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज। तो मैं क्या करूंगा, ये चीजें तो अमूमन आप पढ़कर आते हो और आपने पढ़ी भी होती हैं और आप इन चीजों से वाकिफ भी होते हैं, नाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, प्रेपोजिशन से, वर्ब से, इन चीजों से आप वाकिफ भी होते हैं। अच्छा, इन्फिनेटिव से भी आप वाकिफ हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है। तो लेकिन इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस में किसका रोल प्ले करता है, अपोजिटिव फ्रेज क्या होता है, जेरेंड फ्रेज क्या होता है या पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी डिस्कशन के दौरान जहां जहां पर ये फ्रेजेस आएंगी ना, मैं वहां पर इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं यहां पर एक ही जगह पर सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये जो 4 काइंड्स हैं ये आगे जहां जहां पर आएंगी मैं इनको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपके लिए याद रखना भी आसान रहे, आपको समझना भी आसान रहे और हमारा एक इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। अब आपने याद रखना है हमारे पास 3 बेसिकली 2 तरह की क्लॉजेज होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट की 3 काइंड्स होती हैं हमारे पास, नाउन क्लॉज है,
या एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज है। और फ्रेजेस में हमारे पास नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये 5 बेसिक्स काइंड्स हैं। और उसके बाद 4 तरह की और फ्रेजेस हमारे पास होती हैं। हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है, हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज है, हमारे पास अपोजिटिव फ्रेज है और हमारे पास जेरेंड फ्रेज है। तो ये जहां पर आगे आएंगी मैं इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप जरा क्वेश्चन पर आ जाइएगा। ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि अगर आप पहले पढ़कर आए ये सारी बातें, लेकिन बताने का मकसद ये था कि एक फाउंडेशन स्टोन रखा जाए जिसके ऊपर फिर आगे चलकर हमने डिस्कशन करनी है। तो हमें हर सेंटेंस में, हर क्वेश्चन में जाकर चीजों को डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 76। शी स्टडीड हार्ड, ठीक है, सो डैट शी मे सक्सीड। अब देखिए, आप देख रहे होंगे सो डैट शी मे सक्सीड। अब यहां पर सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है। इसका मतलब ये फ्रेज नहीं है बल्कि ये क्या है, क्लॉज है। तो सेंटेंस में ऑप्शंस में सबसे पहले तो हम अपना फ्रेज वाला ऑप्शन हटा देंगे क्योंकि ये फ्रेज नहीं है। इसका मतलब ये कोई फ्रेज नहीं हो सकती, ये क्लॉज है। तो डेल्टा ऑप्शन तो वैसे ही हमारे पास क्या। अब देखिए, क्लॉज है तो डेफिनेटली या नाउन क्लॉज होगी या एडजेक्टिव क्लॉज होगी या एडवर्ब क्लॉज होगी। तो हम सेंटेंस में देख लेते हैं। हम कहते हैं शी स्टडीड हार्ड, उसने बड़ी मेहनत की है। और बड़ी मेहनत क्यों की है, ठीक है। आगे यहां पर ये जो हमें बताया जा रहा है ये हमें किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, वाई का। एंड वाई ही डिड सो या ही शी डज सो के सो डैट शी मे सक्सीड, ताकि वो कामयाब हो जाए। तो एक्चुअल में ये एक्शन इसलिए टेक प्लेस हो रहा है कि क्यों टेक प्लेस हो रहा है, क्योंकि वो कामयाबी हासिल कर ले अच्छे नंबरों से। इसका मतलब ये हमें एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। ये सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा है जिसमें वो हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि ये एक्शन क्यों टेक प्लेस हुआ। जब ये एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, एक्शन के बारे में मजीद इन्फो दे रहा है, वाई का आंसर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी क्लॉज है, ये हमारे पास है बेटे एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज तब होती जब ये सेंटेंस में किसके तौर पर रोल प्ले कर रही होती, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के। एडजेक्टिव क्लॉज तब होती जब ये मॉडिफाई कर रही होती किसको बेटे, किसी नाउन या प्रोनाउन को। तो यहां पर ये हमारे एक्शन के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है कि एक्शन क्यों टेक प्लेस हुआ। और वाई का आंसर कर रही है ये क्लॉज। तो इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज है हमारे पास, एडवर्ब क्लॉज है। बड़ा मजा आने वाला है ये सारे क्वेश्चंस में 76 to 125। हर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा, हर क्वेश्चन मजे का होगा, एक एक बात मजे की होगी। और मैं आपको बोलूं कि ये वो पार्ट है जहां पर वाकई टीचर का पसीना भी लगता है, खून भी लगता है और टीचर्स को भी जोर लगाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है, बड़े अच्छे तरीके से पल्ले बांधना है चीज़ों को। उसके बाद हम चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे 77। शी सैट अंडर द ओल्ड ट्री। आप देखिए ये जो हमारे पास होता है ना, अंडर द ओल्ड ट्री, आप जानते ही हैं कि आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है, हम इन द रूम यूज करते हैं, अंडर द टेबल यूज करते हैं, ऑन द टेबल यूज करते हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है, जो हमारे सब्जेक्ट का हमारे नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या बनाती है, रिलेशन बनाती हैं। तो ये हमारे पास पहली बात तो क्या है, अंडर द टेबल हमारे पास क्लॉज नहीं है, ठीक है। जब क्लॉज नहीं है तो क्लॉज वाले ऑप्शन को तो हम वैसे हटा देंगे। क्लॉज होता तो क्लॉज होने के लिए तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। अब सब्जेक्ट वर्ब तो नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडर द ओल्ड ट्री लिखा हुआ है। फिर हमारे पास नाउन फ्रेज नहीं है क्योंकि नाउन फ्रेज सेंटेंस में किसके तौर पर फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर। जेरेंड याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जेरेंड फ्रेज, लेकिन ये जेरेंड फ्रेज के बारे में हम मजीद आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को जब हम नाउन के तौर पर यूज करते हैं, जब सेंटेंस में वो नाउन का फंक्शन प्ले करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन प्ले करता है, तो उस आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटे, जेरेंड बोलते हैं। तो यहां पर ये जो अंडर द ट्री है ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये वो फ्रेज है जो दो नाउन को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ये हमें शी की पोजीशन के बारे में बता रही है कि शी, वेयर इज शी इज अंडर द
ओल्ड ट्री, वो कहाँ पर है, वो अंडर द ओल्ड ट्री है। तो यहाँ पर चूंकि वो हमें नाउन को कनेक्ट कर रही है दूसरे नाउन के साथ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटे, प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 78, द बॉय वेयरिंग अ रेड कैप। अब वही बात है, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। तो वेयरिंग अ रेड कैप ये हमारे पास कतई तौर पर भी क्लॉज नहीं है। क्लॉज होती तो डेफिनेटली क्लॉज की सबसे पहली शर्त क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होता, तो देन ही हम उसको क्या बोलते, क्लॉज बोलते। इसका मतलब क्लॉज नहीं है, तो क्लॉज वाला ऑप्शन तो वैसे ही हमारा गलत हो जाता है, अल्फा। ये हम अब हमें देखना है कि ये फ्रेज कौन सा है। ठीक है, अब फ्रेज आप देख रहे होंगे कि फ्रेज में ये किससे स्टार्ट हो रहा है, आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है। आईएनजी मतलब आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या कर रहा है, वेयरिंग अ रेड कैप। ये जो फ्रेज है ये हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटे, किसके बारे में, बॉय के बारे में। ये हमें ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, बॉय को। और बॉय टेक्निकली क्या है, नाउन है। जो फ्रेज भी नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देगा, तो देन हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। जैसे ये यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटे, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। इन्फिनिटिव तब होता जब ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आता। एडवर्ब फ्रेज तब होता जब ये हमें एक्शन के बारे में मजीद इन्फो देता। यहां पर ये हमें क्या बता रहा है कि बॉय ने क्या पहना हुआ है, वो लड़का जिसने क्या पहनी हुई है, रेड कैप पहनी हुई है। इसका मतलब वेयरिंग अ रेड कैप उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। और ये पूरी फ्रेज को हम यूज करेंगे किसके तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर बोलेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। और किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को, जो कि हमारे पास क्या है, नाउन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे जो रहेगा वो क्या रहेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 79, आई वांट टू लर्न फ्रेंच। देखें, जहां पर भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो एक ही वर्ड आपके जहन में आना चाहिए, और वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होता है बेटे, इन्फिनिटिव होता है। लेकिन मजे की बात क्या, देखिए मजे की बात यह है कि हम इन्फिनिटिव को सेंटेंस में तीन तरह से यूज करते हैं। इन्फिनिटिव यूज होता है इन्फिनिटिव एज नाउन, इन्फिनिटिव यूज होता है एज एन एडजेक्टिव, और इन्फिनिटिव यूज होता है किसके तौर पर, एडवर्ब के तौर पर। अब बात को जरा समझिएगा, है इन्फिनिटिव लेकिन सेंटेंस में रोल किसका प्ले करेगा, नाउन का। नाउन का रोल प्ले करने के लिए उसको सेंटेंस में क्या बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिएगा, टू विन द स्कॉलरशिप इज माई एम्बिशन। अब ये जो पूरी फ्रेज है ये इन्फिनिटिव फ्रेज है और सेंटेंस में किसके तौर पर रोल प्ले कर रही है, सब्जेक्ट के तौर पर, यानी नाउन के तौर पर। इसी तरह टू अंडरस्टैंड ग्रामर। अब ये टू अंडरस्टैंड ग्रामर हमारे पास क्या है, हमारे पास इन्फिनिटिव फ्रेज है और सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हो रही है, सेंटेंस में नाउन के तौर पर, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर रोल प्ले कर रही है। उसके बाद देखिएगा, शी होप्स टू सिक्योर एडमिशन। अब वो क्या उम्मीद करती है, क्या उम्मीद करती है कि जी टू सिक्योर एडमिशन। यहां पर हमारे पास ये इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव फ्रेज जो है, ये हमारे पास किसके तौर पर यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। उसकी किसके ऑब्जेक्ट के तौर पर, होप्स के ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो जब भी हमारे पास इन्फिनिटिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा तो इसका मतलब ये किस लिए यूज हो रहा है, किसके तौर पर यूज हो रहा है, नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। इसी तरह सेकेंड यूज इसका क्या है कि इन्फिनिटिव हम यूज करते हैं किसके तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर। देखिए, जैसे हम बोलते हैं ही हैज मैनी चैप्टर्स, उसके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और चैप्टर क्या करने के लिए, चैप्टर टू रिवाइज। अब ये जो टू रिवाइज है, ये बात किसके लिए है, चैप्टर के लिए, कि उसने चैप्टर को क्या करना है, रिवाइज करने हैं। इसी तरह शी बॉट अ गाइड बुक, उसने गाइड बुक खरीदी है। और वो गाइड बुक का फंक्शन क्या है, गाइड बुक करती क्या है, टू सोल्व एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज को सोल्व करती है गाइड बुक, यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह आई नीड अ क्वाइट प्लेस, मेरे पास एक खामोश पुरसकून जगह है। और वो पुरसकून जगह का फंक्शन क्या है, उसकी खसूसियत क्या है,
टू स्टडी, पढ़ने के लिए, मुताला करने के लिए। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जहां पर भी आएगा सेंटेंस में इंफिनिटिव फ्रेज होगा जब ये सेंटेंस में नाउन के तौर पर आएगा, एडजेक्टिव के तौर पर आएगा, और तीसरी बात क्या है, एडवर्ब के तौर पर आएगा। देखें, शी स्टडीड हार्ड, और उसने सख्त मेहनत की क्या करने के लिए, टू अचीव हाई मार्क्स। इसी तरह ही लेफ्ट अर्ली टू कैच द बस, वो जल्दी निकल गया, और क्यों जल्दी निकल गया, कि उसको बस पकड़नी है, उसकी बस मिस ना हो जाए। दे प्रैक्टिस डेली टू इंप्रूव देयर स्किल। अच्छा, मैं आपको आसानी के साथ बता देता हूं, अगर वर्ब के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है ना, तो आपने समझ जाना है कि वर्ब के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आने का मतलब क्या है, कि वो किसके तौर पर यूज हो रहा है, एडवर्ब के तौर पर। ठीक है, तो यहां पर टू अचीव हाई मार्क्स, टू कैच द बस और टू इंप्रूव देयर स्किल, ये किसके तौर पर यूज हो रहे हैं, इन्फिनेटिव एज एडवर्ब। तो इन्फिनेटिव फ्रेज याद रखिएगा, ये सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज होगी, एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगी, और एडवर्ब के तौर पर यूज होगी। तो सेंटेंस में वापस आते हैं, आई वांट, एंड व्हाट आई वांट, आई वांट टू लर्न फ्रेंच। मैं क्या लर्न करना चाहता हूं, मैं फ्रेंच लर्न करना चाहता हूं। तो ये हमारे पास जेरेंड फ्रेज नहीं है, क्योंकि जेरेंड होती तो आईएनजी से होती, नाउन क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज तो है ही नहीं है, ये है ही फ्रेज है। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब फ्रेज नहीं है, एडवर्ब फ्रेज होती तो हमें वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बता रही होती, वर्ब को मॉडिफाई कर रही होती। हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, इन्फिनेटिव फ्रेज। ये बेसिकली क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले ये तीन बातें याद कर लें। ठीक है, ये अगर आप याद रख लेते ना, आपको बड़ा हेल्प करने वाली हैं। मैं जब भी जेरेंड जेरेंड बोल रहा हूं ना, तो याद रखिएगा कि जेरेंड एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है, जो सेंटेंस में किसके तौर पर फंक्शन प्ले करेगी, नाउन के तौर पर। नाउन के तौर पर फंक्शन प्ले करने का मतलब क्या है, ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपल जो होता है ना, पार्टिसिपल, ये बड़ी मजे की चीज है। पार्टिसिपल्स में तीन चीजें होती हैं, आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने भी वाले हैं। पार्टिसिपल में तीन चीजें कौन सी होती हैं, या तो हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है, या हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, या हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कि ये क्या है, पार्टिसिपल है। इन तीन चीजों को हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। जब सेंटेंस में हम आईएनजी को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करें, जब थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करें, या हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ भी लेंगे। उसके बाद इन्फिनेटिव, अभी मैंने आपको बताया, इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेंटेंस में नाउन के तौर पर आती है, एडजेक्टिव के तौर पर आती है, या बेटे किसके तौर पर आती है, एडवर्ब के तौर पर आती है। मैंने आपको पहले कहा था, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पार्ट है ग्रामर का, ये वो जगह है जहां पर ग्रामर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ग्रामर वाकई एक आर्ट लगती है, ग्रामर को सीखने का दिल, पढ़ने का दिल करता है बंदे का, मतलब एक ऐसी कोई लग्जरी, कोई रॉयल चीज सी बन जाती है ग्रामर। ठीक है, तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी लेफ्ट द रूम इन अ हरी। अब वो कहता है जी शी लेफ्ट अ रूम। अब पहली बात है, इन अ हरी, हमारे पास क्लॉज तो है नहीं, फ्रेज है, इसका मतलब नाउन क्लॉज वाला ऑप्शन तो वैसे ही हमारे पास गलत है, क्योंकि ये क्लॉज है ही नहीं, फ्रेज है। उसके बाद देखें, शी लेफ्ट द रूम एंड हाउ शी लेफ्ट द रूम। देखें यहां पर ये किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, हाउ का। यहां पर ये किसके बारे में आंसर दे रहा है, लेफ्ट के बारे में, कि वो कमरे से बाहर गई है, और कैसे बाहर गई है, बड़ी जल्दी में बाहर गई है, वो मैनर बता रही है उसके एक्शन का। तो जब भी कोई फ्रेज हमारे एक्शन को मॉडिफाई कर रहे होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। हम उसको बेटे क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज। उसके बाद देखें, यहां पर आपके पास एक फ्रेज का नाम आ गया अपोजिटिव फ्रेज, और मैंने आपको क्या कहा था कि 4 फ्रेजेस में आपको आगे चलकर पढ़ा दूंगा, जिसमें इससे पहले मैंने आपको इन्फिनेटिव फ्रेज बता दी, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, अपोजिटिव फ्रेज बता रहा हूं। देखिए पॉजिटिव फ्रेज क्या होता है, ये वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में मिलती है 2 कॉमास के दरमियान। जैसे माय ब्रदर हमारे पास एक्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है, और इस सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फो क्या मिल रही है, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि मेरा भाई क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसी तरह कायद आजम, और कायद आजम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास, एक्स्ट्रा डिटेल क्या है,
कि जी द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के रहनुमा बनाने वाले हैं, बानी है। उसके बाद द इंडस रिवर, और इंडस रिवर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है जी, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, के ये पाकिस्तान का क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, इसी तरह माय टीचर आ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, मेरा टीचर जो है वो नज्मो ज़ब्त के मामले में बड़े सख्त हैं। इसका मतलब ये जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही अपने टीचर के बारे में। शेक्सपियर अ ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, जब भी आप सेंटेंस में देखेंगे कि आपके सेंटेंस में दो कोमा के दरमियान आपके नाउन प्रोनाउन के बारे में, यानी कि आपके सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्स्ट्रा डिटेल दी जा रही है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो उस फ्रेज को याद रखिएगा आपने बेटे क्या बोलना है, अ पॉजिटिव फ्रेज। यानी कि इस सेंटेंस में ये हमारे पास क्या है, अ पॉजिटिव फ्रेज, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फ्रेज, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फ्रेज, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फ्रेज। फ्रेज भी होगी और क्या होगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी हमारे सब्जेक्ट के बारे में, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अ पॉजिटिव फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज होना जरूरी है, याद रखिएगा। फ्रेज और क्लॉज में आपने वो जो डिफरेंशिएट है, वो नहीं डिफरेंस है, उसको नहीं भूलना है आपने। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 81 पे। व्हाट ही सेड इज ट्रू। देखिए बड़ा आसान होता है, जब भी आप बोलेंगे ना व्हाट ही सेड, आप देखिए हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसका मतलब ये हमारे पास फ्रेज नहीं है, ये हमारे पास क्लॉज है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही, हमारे पास सेड क्या है, वर्ब है, इसका मतलब ये हमारे पास फ्रेज नहीं है, क्लॉज है। तो हम फ्रेज वाले ऑप्शन को तो पहले वैसे ही हटा देते हैं, इसका मतलब हमारे पास क्लॉज है, तो डेफिनेटली ये नाउन क्लॉज होगी, एडजेक्टिव क्लॉज होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि सेंटेंस में ये फंक्शन किसका प्ले कर रही है, रोल किसका प्ले कर रही है। तो मैं आपको बताऊं, एक सब्स्टिट्यूट थ्योरी याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूट थ्योरी क्या होता है कि आप पूरी की पूरी क्लॉज को सब्स्टिट्यूट कर दे किसी भी वर्ड, किसी भी नाउन के साथ। जैसे आप इसको बॉय के साथ रिप्लेस कर दें, अगर आप देखिए व्हाट ही सेड को आप बॉय के साथ रिप्लेस करेंगे ना, तो ये आपका सेंटेंस बनेगा द बॉय इज ट्रू। मैं आपको बड़ा ही जो पीरों फकीरों वाला नुस्खा होता है ना, दरवेशों वाला नुस्खा होता है, वो बता रहा हूं आपको। आपने अपनी क्लॉज को सब्स्टिट्यूट कर देना है, रिप्लेस कर देना है किसके साथ, किसी भी नाउन के साथ। जैसे मैंने यहां पर द बॉय के साथ किया, अब सेंटेंस क्या बना, द बॉय इज ट्रू। इसका मतलब है कि यहां पर ये सेंटेंस में किसके तौर पर रोल प्ले कर रही है, सब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रहा है, नाउन का। तो इस क्लॉज को बेटे हम डेफिनेटली क्या बोलेंगे कि ये कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये सेंटेंस में नाउन का सब्जेक्ट का फंक्शन प्ले कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 82, द हाउस दैट स्टैंड्स ऑन द हिल इज ब्यूटीफुल। अब देखें जैसे ही रिलेटिव वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब हमारी क्लॉज क्या बन जाती है, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज को हमने ये देखना है कि सेंटेंस में किसका फंक्शन प्ले कर रही है। आप देखें सब्जेक्ट हमारे पास, नाउन हमारे पास लिखा हुआ है हाउस, और ये जो क्लॉज है ये मॉडिफाई कर रही है हाउस को मॉडिफाई कैसे कर रही है, ये उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या कह रही है कि द हाउस डेट स्टैंड्स ऑन द हिल, घर जो कि हिल के ऊपर है वहां पर वाक़या है। इसका मतलब ये जो क्लॉज है ये हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है हमारे नाउन के बारे में। जब ये हमारे नाउन के बारे में हमें फर्दर डिटेल दे रही है, उसको मॉडिफाई कर रही है, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रही है, एडजेक्टिव का। तो ऐसी क्लॉज को बेटे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। देखिए मैं आपको पहले बता कर आया हूं कि आपके पास दो तरह की क्लॉजेज हैं, एक आपके पास इंडिपेंडेंट है और एक आपके पास डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की कोई काइंड नहीं होती, डिपेंडेंट की आपके पास तीन काइंड्स हैं। आपके पास नाउन क्लॉज है, आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज है और आपके पास एडवर्ब क्लॉज है। लेकिन याद रखिएगा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज होने का मकसद सबसे पहले क्या है कि उसका क्या होना जरूरी है, डिपेंडेंट होना जरूरी है। और डिपेंडेंट होने के लिए या तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन का होना जरूरी है या उसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, डैट लिखा हुआ है, तो ये एक ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज है जो सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट को, नाउन को मॉडिफाई कर रही है। इसलिए बेटे हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 83,
आई विल व्हेन यू कॉल मी। अब अगेन वही बात है, व्हेन आ गया, इसका मतलब हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गई। आगे हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास क्लॉज है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज है अब और कंजंक्शन के साथ है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गई। और डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस में किसके तौर पर फंक्शन प्ले कर रही है कि आई विल कम, मैं आऊंगा। और मैं कब आऊंगा, व्हेन आई विल कम, कि व्हेन यू कॉल मी। तो एक्चुअल में ये जो क्लॉज है हमें बता रही है कि ये एक्शन कब टेक प्लेस होना है। और जब भी कोई वर्ड हमें किसी हमारे वर्ब के बारे में बता रहा होता है कि काम कब, कहाँ, कैसे, क्यों होना, तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर चूंकि क्लॉज ये बता रही है कि ये एक्शन कब टेक प्लेस होना है, तो इसलिए हम इस क्लॉज को क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। ये वो क्लॉज है जो हमें सेंटेंस के बारे में, हमारे सेंटेंस में वर्ब के बारे में बता रही है कि एक्शन कब टेक प्लेस होना है। आई विल कम, मैं आऊंगा। और मैं कब आऊंगा, व्हेन यू कॉल मी, जब आप मुझे कॉल करोगे। तो ये क्लॉज हमें बता रही है कि ये एक्शन कब टेक प्लेस होना है, इसलिए हम इसको बेटे क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। और फ्रेज तो ये है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब है तो डेफिनेटली फ्रेज तो है नहीं, क्लॉज है। उसके बाद चलेंगे, ही इज फॉन्ड ऑफ। ठीक है, अब ही इज फॉन्ड ऑफ, और आगे देखिएगा आपके पास क्या लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है। आईएनजी फॉर्म को जब आप सेंटेंस में नाउन के तौर पर आईएनजी फॉर्म को जब आप सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज करते हैं, और डेफिनेटली वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगी या ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो देन आप उसको क्या बोलेंगे बेटे, जेरेंड फ्रेज बोलेंगे। अब प्लेइंग क्रिकेट हमारे पास फ्रेज है, और ये कौन सी फ्रेज है हमारे पास, ये हमारे पास है जेरेंड फ्रेज, क्योंकि ये सेंटेंस में ना तो इन्फिनेटिव है, क्योंकि इन्फिनेटिव होती तो क्या होती, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये क्लॉज है नहीं, इसकी वजह से हमारा चार्ली ऑप्शन गलत है। और एडवर्ब क्लॉज क्यों नहीं है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज किसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देता है, वर्ब के बारे में, जबकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रही है, ऑफ के ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, जेरेंड फ्रेज है। ठीक है, आईएनजी को जब आप सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, नाउन के तौर पर यूज करते हैं सेंटेंस में। शी बॉट अ बुक, और जैसे ही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाता है तो हमें आगे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहां पर भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इन्फिनेटिव। और मैंने आपको बता दिया कि इन्फिनेटिव तीन तरह से यूज होता है, इन्फिनेटिव नाउन के तौर पर, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के तौर पर, एडवर्ब के तौर पर। जैसे देखिए, शी बॉट अ बुक, उसने किताब खरीदी है, और वो किताब का मकसद क्या है, टू रीड ड्यूरिंग द जर्नी। यहां पर जो टू रीड ड्यूरिंग द जर्नी है, ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये सेंटेंस में यूज हो रही है क्या करने के लिए, एडजेक्टिव के तौर पर। तो यहां पर हम इसको बेटे क्या बोलेंगे, यहां पर हम इसको बोलेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। आपने इसको एडजेक्टिव समझ के डेल्टा नहीं करना, क्योंकि ये फ्रेज है, क्लॉज तो ये है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद हम चलेंगे 86 पे। वी सा द मैन, हमने आदमी को देखा, और आदमी को क्या करते हुए देखा जी, रनिंग अक्रॉस द रोड। देखिए, ये बड़ी ही मजे की काइंड है आपके पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल को समझिएगा, पार्टिसिपल फ्रेज को समझिएगा। पार्टिसिपल फ्रेज आपके पास क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज आपके पास बेटे क्या है, देखिए हम तीन चीजों को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। हम आईएनजी को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज, एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं आईएनजी को। जैसे देखिएगा सेंटेंस में, द रनिंग वाटर, यहाँ पे जो रनिंग है वो वाटर के साथ किसके तौर पर यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर। अगर आप आईएनजी फॉर्म को नाउन के तौर पर यूज करते हैं ना, तो देन आप उसको जेरेंड बोलते हैं। देखें, जब आप आईएनजी फॉर्म को किसके तौर पर सेंटेंस में यूज करेंगे, नाउन के तौर पर, तो देन आप उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, जेरेंड है। लेकिन अगर आप आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज करेंगे, तो देन आपने याद रखना है, आपने उसको बेटे क्या बोलना है, पार्टिसिपल बोलना है। और उस फ्रेज को डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। जैसे देखिएगा, शी अडॉप्टेड अ स्माइलिंग बेबी। अब यहां पर स्माइलिंग
किसको मॉडिफाई कर रहा है, बेबी को मॉडिफाई कर रहा है, हंसता हुआ बच्चा, मुस्कुराता हुआ बच्चा। आई हर्ड अ क्राइंग चाइल्ड, मैंने एक रोते हुए बच्चे को देखा, वो रोते हुए बच्चे को सुना। अब ये जो क्राइंग है, स्माइलिंग है, रनिंग है, ये आईएनजी फॉर्म है, सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हो रही है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रही है। तो पहली बात याद रखिएगा पार्टिसिपल फ्रेज में कि पार्टिसिपल फ्रेज में हम आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। दूसरी बात पार्टिसिपल फ्रेज में याद रखिएगा, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को बेटे किसके तौर पर यूज करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। जैसे देखिएगा द ब्रोकन वाज, अब हम यहाँ पर टूटे हुए बर्तन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रही है। वी सॉ द एक्साइटेड फैंस, अब यहाँ पर एक्साइटेड किसके तौर पर यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। द रिटन रिपोर्ट थर्ड फॉर्म किसके तौर पर यूज हो रही है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रही है। तो पार्टिसिपल में आपने याद रखना है तीन चीजें। नंबर वन आपके पास क्या है, पार्टिसिपल आप किसको बोलेंगे, आईएनजी यूज होगा किसके तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर। थर्ड फॉर्म यूज होगी बेटे किसके तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर। और नंबर थ्री पे आपने याद रखना है, जो याद रखना सबसे आसान है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो भी हमारे पास क्या बनेगा, पार्टिसिपल फ्रेज ही बनेगा। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर रनिंग क्रॉस द रोड, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, मैन को मॉडिफाई कर रहा है। ये यहां पर आईएनजी किसके तौर पर यूज हो रहा है बेटे, एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। तो इसलिए हम इसको यहां पर क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। यहां पर क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल फ्रेज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप तीन चीजों को याद कर लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया, तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है। जेरेंड आईएनजी फॉर्म होती है जिसको हम सेंटेंस में सिर्फ किसके तौर पर यूज करते हैं, नाउन के तौर पर। पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। और क्या क्या एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज होती है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। इन्फिनेटिव हम सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, और एडवर्ब के तौर पर यूज करते हैं। तो 5 काइंड्स के अलावा मैंने आपको कहा था कि 4 काइंड्स है, वो मैं आगे चलकर आपको 1 बाय 1 पढ़ा दूंगा। उसमें अपोजिटिव फ्रेज थी हमारे पास, वो मैंने आपको डिटेल में बता दी। इन्फिनेटिव फ्रेज थी, वो मैंने आपको डिटेल में बता दी। उसके बाद पार्टिसिपल फ्रेज है, वो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। जेरेंड फ्रेज है, वो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी। तो मतलब देखिए, अगरचे ये हमारा कोई लेक्चर पढ़ाने वाला लेक्चर नहीं है, डिस्कशन वाला है, तो मैं उम्मीद कर सकता था कि आप लोगों ने ये फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैं इतना जोर ना लगाता, मैं इतनी परेशानी ना मोल लेता, मैं चीज़ों को इतनी इंटेंसिटी के साथ इतना लंबा ना करता जितनी हमारी डिस्कशन हो गई है। लेकिन ऐसा होता है कि बीइंग टीचर बंदे को हो रहा था कि यार पता नहीं बच्चों को ये बात पता होगी या नहीं होगी, बच्चों ने ये बात पढ़ी होगी या नहीं होगी, बच्चों को ये बात बताई गई होगी या नहीं होगी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना ज़्यादा आपको डिलीवर कर सकूं उतना ज़्यादा आपको डिलीवर करूं। फिर मैंने आपको क्या कहा कि पार्टिसिपल में तीसरी चीज़ क्या है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे हमारे पास है हैविंग फिनिश द होमवर्क, हमारे पास है हैविंग ईटन डिनर, हमारे पास है हैविंग कंप्लीटेड। तो ये हमारे पास हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी किस में आएगा, पार्टिसिपल में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 87, ही स्पोक and how he spoke with great confidence। यहां पर with great confidence हमें क्या बताता है कि एक्शन कैसे टेक प्लेस हुआ है। और जब भी हमें बताया जाएगा कि एक्शन कैसे टेक प्लेस हुआ तो डेफिनेटली वो हमारे पास क्या है, एडवर्ब। तो बेसिकली ये एक फ्रेज है जो सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रही है, एडवर्ब का। ये हमें किस क्वेश्चन का आंसर कर रही है कि एक्शन कैसे टेक प्लेस हुआ। तो डेफिनेटली हम इसको बेटे क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। कोई भी फ्रेज जो सेंटेंस में हमें एक्शन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देगी, जो हमें ये बताएगी कि एडवर्ब जो एक्शन है वो कैसे, कब, कहाँ, क्यों जो है वो हुआ, टेक प्लेस हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई कजन। अब ये जो हमारे पास क्लॉज है, हु वॉन द प्राइज, टेक्निकली हमारे पास क्या है, क्लॉज है। इसका मतलब फ्रेज वाला ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही गलत हो गया। अब ये जो क्लॉज है ये मॉडिफाई कर रही है बेटे किसको, गर्ल को। द गर्ल हु वॉन द प्राइज, लड़की जिसने इनाम जीता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई क्लॉज आपके नाउन को मॉडिफाई करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो सेंटेंस में किसके
तौर पर रोल प्ले कर रही है, एडजेक्टिव के तौर पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए दो चीजों को आप इकट्ठा कर रहे होते हैं, लाइक क्लॉज है, ये आपने पहले डिसाइड कर लिया कि ये क्लॉज ही है, दूसरा डिसाइड किया कि आप सेंटेंस में रोल किसका प्ले कर रही है, तो सेंटेंस में रोल प्ले कर रही है नाउन को मॉडिफाई करने का, और नाउन को जो भी मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 89, शी इज टू वीक टू वॉक। अब जैसे ही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो सेंटेंस में या नाउन के तौर पर यूज हो, सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो, सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर यूज हो, तीनों सूरतों में उसने रहना इन्फिनेटिव फ्रेज ही है। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या रहेगी, इन्फिनेटिव फ्रेज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या चलेगा, बीटा। उसके बाद हमारे पास है हैविंग फिनिश्ड। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हैविंग फिनिश, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। तीन चीजें कौन कौन सी बताई हैं जिनको आपने पार्टिसिपल फ्रेज बनाना है। मैंने आपको कहा कि जब आईएनजी फॉर्म यूज होगी किसके तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर। मैंने आपसे कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी सेंटेंस में किसके तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर, और सेंटेंस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन तीनों सिचुएशंस में हम इन तीनों सिचुएशन की फ्रेजेस को क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल फ्रेजेस बोलेंगे। तो यहां पर भी हैविंग फिनिश द वर्क हमारे पास क्या आएगा, पार्टिसिपल फ्रेज आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा, बीटा। जब आप चीजों को एक दफा समझना शुरू कर देते हैं ना और चीजें फ्लो में आ जाती हैं तो फिर चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन है 91, आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट अर्ली। अब यहां पर हमारे पास क्या है, आई डोंट नो, एंड व्हाट आई डोंट नो इज व्हाई ही लेफ्ट अर्ली। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है और सेंटेंस में ये क्या है, क्लॉज है। इसका मतलब फ्रेज वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत होता है। उसके बाद नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। देखें ये किसी नाउन को मॉडिफाई तो कर नहीं रहा, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव क्लॉज तो है नहीं। उसके बाद कहता है वाई ही, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वाई ही लेफ्ट, और ये किसी एक्शन को भी मॉडिफाई नहीं कर रहा, किसी एक्शन के बारे में भी मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एडवर्ब क्लॉज भी नहीं है। और मैंने आपको क्या कहा था कि किसी भी क्लॉज को देखने के लिए कि वो नाउन क्लॉज है या नहीं, आप सब्स्टिट्यूट थ्योरी पर जाएंगे और सब्स्टिट्यूट थ्योरी में आप क्या करेंगे, आप उस क्लॉज को रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी नाउन के साथ। जैसे मैं यहां पर इसको द बुक के साथ रिप्लेस कर रहा हूं तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई डोंट नो द बुक, आई डोंट नो द बॉय, आई डोंट नो द रूल। जब भी आप किसी नाउन के साथ इसको मॉडिफाई करेंगे, रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सॉरी, तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस में क्या कर रहा है, ये नो के ऑब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट के तौर पर हमेशा क्या लिखा जाता है बेटे, नाउन। इसका मतलब ये क्लॉज सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हो रही है, नाउन क्लॉज के तौर पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, अल्फा रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 92, द टीचर आस्क्ड अस। और अगेन वही बात, जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया तो हमें मजीद सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तीनों सूरतों में रहना उसने बेटे क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज ही है। तो है फ्रेज, और फ्रेज क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। उसके बाद आगे चलेंगे जी, शी वोर अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क। अब यहां पर आप देख रहे होंगे शी वोर अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क, उसने एक ड्रेस पहना है। और यहां पर ये जो मेड ऑफ है ये किसके तौर पर यूज हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज तो है नहीं, क्योंकि क्लॉज तो है नहीं, तो क्लॉजेज वाले तो दोनों ऑप्शन हमारे पास गलत खत्म हो जाते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज बचती है और जेरेंड फ्रेज बचती है। और जेरेंड फ्रेज तो हम किसे बोलते हैं, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म को किसके तौर पर यूज करते हैं, नाउन के तौर पर। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ये थर्ड फॉर्म है जो सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हो रही है, एडजेक्टिव के तौर पर। या हमें उस ड्रेस के बारे में बता रही है कि वो किससे बना हुआ है, सिल्क से बना हुआ है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। मैं दोबारा बता दूं, तीन चीजें आपने याद रखनी है। थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आपने याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज एन एडजेक्टिव, और आपने याद रखना है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म।
तो ये तीनों चीजें आपके पास क्या होती हैं, पार्टिसिपल फ्रेज होती हैं। उसके बाद आप चलेंगे ही रैन, और वो कैसे भागा जी, वो भागा है एज फास्ट एज ही कुड। अब एज ही कुड का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब है, तो एक बात तो तय होगी कि ये हमारे पास क्लॉज है, क्लॉज है तो फ्रेज वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है हमारे पास। अब क्लॉज में हम देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये हमारे एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। ये रैन के बारे में बता रहा है कि वो कैसे भागा, वो जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागा। तो चूंकि ये एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है और एक्शन को मॉडिफाई करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो ये एक ऐसी क्लॉज है जो सेंटेंस में एक्शन को मॉडिफाई कर रही है, जो हमें ये बता रही है कि एक्शन कैसे टेक प्लेस हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फैक्ट दैट ही लाइड, ठीक है, सरप्राइज्ड एवरीवन। अब ये जो है ना डैट ही लाइड, अब आप देख रहे होंगे ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, क्लॉज है। और ये क्लॉज जो है ये हमारे सब्जेक्ट यानी कि द फैक्ट का हिस्सा है। एक्चुअल में आपका पूरे का पूरा सब्जेक्ट क्या है, द फैक्ट दैट ही लाइड, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्लॉज को सेंटेंस में किसके तौर पर यूज किया गया, सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सी क्लॉज होगी, द नाउन क्लॉज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा होगा। उसके बाद आप आगे चलेंगे, शी अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, शी अपोलोजाइज्ड, उसने अपोलोजाइज किया। एंड फॉर व्हाट शी अपोलोजाइज्ड, फॉर व्हाट शी अपोलोजाइज, उसने अपोलोजाइज किया है फॉर बीइंग लेट। फॉर बीइंग लेट होने का मतलब क्या है कि ये सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हुआ है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर। दरमियान में सिस्टम बंद हो गया था, मैं चार्जिंग लगाना भूल गया लैपटॉप की, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से वहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहाँ से बात को मैंने छोड़ा। तो मैं बात कर रहा था फॉर बीइंग लेट यहाँ पर सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। वैसे बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि यार ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुआ है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस में अपोलोजाइज के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के तौर पर जो भी यूज होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, वो क्या होता है हमारे पास, नाउन होता है। तो इस फ्रेज को बेटे हम क्या बोलेंगे, इस फ्रेज को हम क्या बोलेंगे, जेरेंड फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि ये आईएनजी जो हमारे पास फॉर्म है ये सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो अगर ऐसा होता कि ऑप्शन में प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑप्शन भी होता ना, तो बिलीव मी मैं जरूर प्रेपोजिशनल फ्रेज को क्या करता, मतलब टिक करता। उसकी रीजन क्या है कि फॉर बीइंग लेट, ये पूरी बात जो है ना ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और उस प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर बीइंग लेट हमारे पास क्या है, जेरेंड फ्रेज है। तो चूंकि ऑप्शन में प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, बाकी इन्फिनिटिव फ्रेज हो नहीं सकती, क्लॉज ये है नहीं, जिसकी वजह से चार्डी और डेल्टा ऑप्शन दोनों गलत हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, अल्फा। तो आप जानते ही हैं कि समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर चूंकि उन्हीं चारों ऑप्शन में से निकालना होता है जो हमें दी गई होती हैं, तो जिस वजह से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उसको नहीं देखना होता, बल्कि हमने नियरेस्ट टू करेक्ट ऑप्शन देखना होता है। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट टू करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, जेरेंड फ्रेज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, ही हैज अ डिजायर। और वही बात है कि जब 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया तो आपको समझ आना चाहिए कि ये कौन सी फ्रेज आपके पास, इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन्फिनेटिव फ्रेज आईएनजी जो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ये सेंटेंस में रोल प्ले कर सकती है नाउन का, सेंटेंस में रोल प्ले करती है एडजेक्टिव का, और सेंटेंस में रोल प्ले करती है एडवर्ब का। 3 रोल ये प्ले कर सकती है, या नाउन हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, तीनों सूरतों में रहना इसने इन्फिनेटिव फ्रेज ही है। तो इसलिए हमें मजीद शायद सोचने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी फ्रेज हो और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो हमें समझ आना चाहिए कि वो इन्फिनेटिव फ्रेज है। उसके बाद हमारे पास चलेंगे आगे, द मैन सिटिंग नियर द डोर। अब ये जो आदमी है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि आदमी जो कहाँ पर है, सिटिंग नियर द डोर, जो आदमी दरवाजे के करीब बैठा हुआ है। इसका मतलब ये जो हमारे पास सिटिंग नियर द डोर है, ये जो हमारे पास क्या कर रही है
सिटिंग नेर द डोर है, ये हमारे पास क्या कर रही है, ये आईएनजी फॉर्म है जो सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हो रही है, एडजेक्टिव के तौर पर। और आप जानते ही हैं जब हम आईएनजी को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं तीन चीजें, नंबर 1 थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव, नंबर 2 आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव, और नंबर 3 हमारे पास क्या है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तीनों चीजों को आप बेटे क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। ये हमारे पास क्लॉज नहीं है तो नाउन क्लॉज नहीं है, एडवर्ब क्लॉज नहीं है, जेरेंट फ्रेज नहीं है। जेरेंट फ्रेज होता तो ये नाउन के तौर पर यूज हो रहा होता, यहाँ पर ये मॉडिफाई करने के लिए यूज हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, पार्टिसिपल फ्रेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई रिमेंबर। And what I remember meeting him before। यहाँ पे ing फॉर्म सेंटेंस में यूज हो रही है क्या करने के लिए, किसके तौर पर, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि नाउन के तौर पर। अब ये मीटिंग हिम बिफोर फ्रेज है और इस फ्रेज को हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में नाउन के तौर पर यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पर। इसका मतलब ये आईएनजी फॉर्म हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारे पास जेरेंट फ्रेज होगी। नाउन फ्रेज होता तो हम नाउन फ्रेज, लेकिन नाउन फ्रेज और जेरेंट फ्रेज तकरीबन एक बात है। नाउन क्लॉज इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्लॉज नहीं है बल्कि क्या है, फ्रेज है। एडवर्ब क्लॉज नहीं है क्योंकि ये फ्रेज है। इन्फिनिटिव होती तो किससे स्टार्ट होती, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज की डिस्कशन लंबी भी हो गई। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन किया। अमूमन कोई टीचर आप देखते हैं कि इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं आपकी डिस्कशन के जितना डेप्थ में हम गए हैं, लेकिन इससे आगे वाली जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी ना हमारे पास, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो होंगे 101 to 125, उनकी डिस्कशन थोड़ा जल्दी हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया, एग्जाम्पल्स दी। तो वहाँ पर हमें ये मुझे पता होगा कि मैं आपको पहले सारा कुछ पढ़ा कर आया हूँ, बता कर आया हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ चीज़ों को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन जो 100 है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, शी वर्क्स हार्ड एंड वाई शी वर्क्स हार्ड, वो क्यों सख्त मेहनत करती है, बिकॉज शी वांट्स सक्सेस। और ये जो है शी वांट्स सक्सेस, ये जो क्लॉज है हमारे पास, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें क्या बता रही है कि काम क्यों हो रहा है। काम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कामयाबी हासिल करना चाहती है। तो ये जो क्लॉज है ये सेंटेंस में हमें किस क्वेश्चन का आंसर कर रही है, एक्शन के बारे में, वाई का, और ये सेंटेंस में मॉडिफाई कर रही है किसको, वर्ब को। तो इसलिए हम इसको बेटे क्या बोलेंगे कि ये सेंटेंस में क्लॉज किसके तौर पर फंक्शन प्ले कर रही है, अपना एडवर्ब के तौर पर। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। तो इसके साथ ही हमारी ये डिस्कशन होती है खत्म। थोड़ी लेंथी हो गई लेकिन आपको सीखने के लिए बड़ा सारा कुछ मिला होगा। मैंने आपको कहा ये वो पार्ट है ग्रामर का जिसमें टीचर का भी दिल करता है मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताऊं, और बच्चों का भी दिल करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में बताया जाए, क्योंकि जितनी डेप्थ में जाते हैं ना, जितनी चीजों को आप डिटेल के साथ देखते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीजें आपके लिए उतनी ज्यादा आसान हो जाती हैं और पीस ऑफ केक हो जाती हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी उसकी डिस्कशन थोड़ी सी शॉर्ट होगी क्योंकि सारी चीजों को हमने पढ़ लिया, सारी चीजों को हमने देख लिया। और ये सिर्फ 25 MCQs की डिस्कशन नहीं रही आपके पास, ये एक फुल फ्लेज लेक्चर बन गया आपके पास मेरा ख्याल है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस का और काइंड्स ऑफ क्लॉजेस का। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।